हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे घटनाचक्र सीरीज की कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। इससे पहले ऑलरेडी मैंने फिजिक्स की, जनरल साइंस में फिजिक्स की, केमिस्ट्री की खत्म कर रखी है, जिसको आप ईपीएफओ के लिए, यूपीएससी की जो ईपीएफओ एग्जाम होने वाली है उसके लिए आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग की जो डेली शेड्यूल चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, इसको क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। क्विक रिवीजन करूंगा और उसके बाद अगर कुछ उसमें आपको लगता है कि रिवीजन से कुछ एरर आ रहा है तो आप मेरे को बता देना, ठीक है ना। कुछ मॉडिफिकेशंस करना हो तो बता देना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, दैट इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया एंड देयर फैक्ट्री, कहाँ कहाँ खुली उसकी उनकी फैक्ट्री, फिर उसके बाद वो कैसे एक्सपेंड किए, इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग अराइवल की बात कर ले अगर, तो अराइवल में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आए पुर्तगीज जो थे ना, वो सबसे पहले आने वाले थे और सबसे लास्ट में जाने वाले थे। याद रखिएगा, पुर्तगीज वेर द वन जो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे इंडिया को, ठीक है, छोड़ के। तो आए थे कब? तो 1948 में। गए कब? आए थे 1498 में, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आए थे आपको 1498 में और गए थे 1961 में, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखना है। पहले आए थे पोर्तुगीज, फिर उसके बाद आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे दानिश, फिर आए थे फ्रेंच, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं कि मैं जो भी यहां पे कंटेंट बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबली वो मैच करेगी आपको अप्रॉक्स स्पेक्ट्रम बुक से, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको ही फॉलो किया हूं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के साथ, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या है? पुर्तगीज 1498 में है, फिर डच आते हैं 1605 में, फिर इंग्लिश आते हैं 1608 में, ठीक है ना। फिर दानिश आते हैं 1620 में एंड फ्रेंच आते हैं 1668 में। ये अराइवल्स है, याद रखिएगा, ये अराइवल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ देना कि इनकी फैक्ट्रीज कब बनी थी, तो पहली पुर्तगीज थी, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर दानिश, फिर फ्रेंच, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग इनकी स्टैब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें पुर्तगाल की कंपनी की, तो 1498 में ही बन गई थी और इंडिया में अराइवल ही 1498 ही था, ठीक है ना। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, तो देखिए, ये आई तो थी आपको 1608 में, लेकिन इसकी जो कंपनी बनी थी वो 1600 में बनी थी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, तो वो बनी थी 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको बनी थी 1602 में। फिर उसके बाद दानिश EIC ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी आपको 1616 में। फिर उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी में थी, जो फ्रांस की कंपनी थी, वो 1664 में बनी थी और 1668 में इंडिया में आई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। पहले क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे, फिर आपको उसके सॉल्यूशन पार्ट पे, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान रखेंगे और उससे हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले ऑलरेडी मैंने घटनाचक्र की सीरीज चला रखी है जनरल साइंस की। ऑलरेडी फिजिक्स पूरी कंप्लीट है, केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट है, आप जाकर उसको देख सकते हो। कुछ चैप्टर्स अगर मिस्ड होंगे तो वो मैं डाल दूंगा, आप याद रखिएगा। उसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले पार्ट में एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी मिल जाएगी, आप एक बार जाकर देख लेना, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन विच ईयर वास्को ड गामा अराइव्ड इन कैलिकट। तो वास्को ड गामा जो थे वो कब आए थे? कैलिकट में, ठीक है ना। तो वो आए थे आपको 1498 AD में, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पुर्तगीज के बारे में। वो आए कब थे? 1498 AD में, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए, इनके बारे में जान लेते हैं। वो आते हैं कहाँ पे? तो वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट में, जो कैलिकट में है, कैलिकट के पास उतरे हैं। कब उतरे थे? तो मई 20, 1498 AD को वो डिस्कवर करते हैं छोटे छोटे स्मॉल सी रूट्स को, ठीक है ना, और इंडिया तक पहुंचते हैं। अच्छा, जब ये आते हैं ना, तो इनको वेलकम किन के द्वारा किया था? तो वो एक किंग थे, ठीक है ना, जमोरियन, याद रखिएगा, कहाँ के? तो कैलिकट के, ठीक है। और जैसे देखिए, जब वास्को ड गामा इंडिया रीच किया ना, तो एक बहुत बड़ा एक ट्रेड डायमेंशंस खुल गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंडो पोर्तुगीज का जो है ना अलायंस स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। और अगर देखा जाए
तो जो वास्को ड गामा जो अर्न करते थे ना, इंडिया विजिट करने के बाद वो उनकी अर्निंग 60 टाइम बढ़ गई, ठीक है ना। आखिर वो ट्रेड किस चीज़ का करते थे? तो ब्लैक पेपर, ठीक है ना, मसालों का, एक तरीके से मसाला इंडिया में बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना, तो वहाँ से लेके जाते थे। और यूरोपियंस को उनकी आदत नहीं थी पहले। जब यूरोपियंस को लगा कि अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तब वो इंडिया की तरफ कुछ करना स्टार्ट किए, ठीक है, समझ में आ गया। और इन देखिए मेन रीज़न ही था स्पाइस का ट्रेड, ठीक है ना, मेन रीज़न था स्पाइस का ट्रेड। और एक दो चीज़ और याद रखिएगा कि जो यूरोप में रेनेसेंस हो रहा था ना, उसकी वजह से भी ये एक फैक्टर है, ठीक है ना। जैसे जैसे रेनेसेंस हुआ यूरोप में, ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, उससे क्या हुआ, ह्यूमैनिज्म, साइंटिफिक इन्वेंशन, रिलीजियस रिफॉर्म, ये सब बढ़ने लगा, तो जिससे लोग ट्रेड की तरफ मूव करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करने लगे, ठीक है ना। चलिए, और अगर ये स्टार्ट हुआ तो उसके साथ क्या स्टार्ट हुआ, तो नए नए सी रूट्स की डिस्कवरीज हुई, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, आप कुछ, मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, कुछ जो रूट्स खोजे गए, कुछ कंट्रीज़ खोजी गई, वो किसके किसके द्वारा था। अगर हम ब्राज़ील की बात कर लें, ठीक है ना, ब्राज़ील की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, वो खोजा गया था आपको कैब्रल लेक थे उनके द्वारा, जो कि पोर्तुगीज़ थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अमेरिका की। तो ये खोजा गया था किनके द्वारा, कोलंबस के द्वारा, जो कि स्पेन के थे, ठीक है ना। कब खोजा गया था, 1492 में, ठीक है। अब हम लोग भारत की बात कर लेते हैं, तो 1498 में आपको पता है भारत, दैट इज द इंडिया की खोज। और ये कौन के थे, वास्को ड गामा। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, इनको तो याद करना नहीं है, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा और जान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये खोजा गया था आपको कुक के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के थे, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, ये खोजा गया था तस्मान के द्वारा, ये हॉलैंड से थे, ठीक है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरी रिवीजन अच्छी हो रही है, तो इससे एक बाइडायरेक्शनल स्विच बनता है। दैट इज, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, इससे कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है और मेरे पास मेरा रिकॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग विच वी कैन यूज टू मेक आवर सेल्फ मोर कंफर्टेबल विद द थिंग्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है, व्हेन डिड वास्को ड गामा कम टू इंडिया। वो कब आते हैं, तो बिल्कुल 1498 में, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय इन इंडिया। पहली पोर्तुगीज वाइसराय कौन थे, तो वो थे अल्मीडा। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय इन इंडिया, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। अभी मैं चाहूँ तो इस पर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, हर क्वेश्चन पे मैं दूंगा भी जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ, नहीं तो क्वेश्चन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा वॉज द, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने ही चलाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, कौन सा, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे इसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को ड गामा एट कैलिकट। तो कौन थे वो, तो बिल्कुल जेमोरियन, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी देखिए मैंने आपको बताया ना किसने क्या खोजा, ठीक है, तो आ जाओ। तो वास्को ड गामा बच्चे को पता है, ठीक है, ये पुर्तगाल से थे, ठीक है ना। वास्को ड गामा वाज फ्रॉम पुर्तगाल। उसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस वाज फ्रॉम स्पेन, ठीक है ना। फिर हम लोग और देख लेते हैं, कैप्टन कुक कहाँ से थे, तो कुक कहाँ से थे, तो ब्रिटेन। कैप्टन जो कुक थे वो ब्रिटेन से थे, बिल्कुल। और ये किसको खोजे थे, तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना। तस्मान जो हॉलैंड से थे, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का 4, 2 1 4, 2 1 4 एंड 3। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखिए आंसर पे जंप नहीं करना हमें, ठीक है ना, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है। आंसर पे जंप करेंगे तो वो हम लोग एग्जाम में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग्स टू पोर्तुगीज कंट्री। जो पोर्तुगीज से बिलोंग नहीं करते हैं उनके बारे में बताना है हमको। तो देखिए इसमें पीटर मुंडी जो है ना, वो नहीं बिलोंग करते थे। डुराटे बारबोसा, डोमिंगो पाइस, फेरानो नूनीज, ये तीनों, देखिए नेम से ही पता चल जा रहा है कि आपको ये पोर्तुगीज नेम है, ठीक है ना। तो ये तीनों बिलोंग करते थे।
पीटर मुंडी जो थे वो 17th सेंचुरी ब्रिटिश ट्रेवलर थे हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग मुगल रूरल शाहजहां। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है किसी किसी पीसीएस में। ही हैज डिस्क्राइब बनारस इन हिज राइटिंग। याद रखिएगा पीटर मुंडी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप इंडिया की कोई भी एग्जाम दे लो जहाँ पे जीएस कंसर्न है, वहाँ पे इन चीज़ों से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। आप अवॉइड मत करना, आराम से पढ़ते चलना, ठीक है ना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? अगर पुर्तगीज पावर की बात करें तो रियल फाउंडर थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वाज द रियल पुर्तगीज फाउंडर ऑफ इंडिया। देखिए, अल्बुकर्क जो थे ना वो 1509 से लेकर 1515 तक इंडिया में रहे थे, ठीक है ना। वो पुर्तगीज का स्टेट को स्टैब्लिश किए थे, एक तरीके से पावरफुल रीजनल, मतलब जो रीजन में था ना, एक पावर को वो सामने ला के रखे थे। फाउंडर पूछ रहे हैं अल्बुकर्क, ठीक है ना। एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर हम लोग चीफ पोर्तुगीज गवर्नर्स की बात करें तो सबसे पहले फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आएगा, ठीक है ना, जो फर्स्ट गवर्नर थे। 1505 में इंडिया आते हैं, फिर ब्लू वाटर पॉलिसी यही चलाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा की। सेकंड बात करते हैं अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। ये सेकंड गवर्नर थे पुर्तगीज के, जिनको कहा था रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, ठीक है ना। और ये 3 जगह पहुंचते हैं। एक हॉर्मुज, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, 1515 में वहाँ पहुँचते हैं। फिर मलक्का, जो कि अभी जहाँ मलक्का स्ट्रेट भी है, 1511 में वहाँ पहुँचते हैं। फिर गोवा 1510 में आते हैं, ठीक है ना। बीजापुर के शासन जो यूसुफ शाह थे ना, शासक, उनसे ये लेते हैं गोवा को 1510 में, ठीक है ना। फिर कोचीन को अपना सेंटर बनाते हैं। उसके बाद मैरिज पॉलिसी लाते हैं इंडियन वुमेन के साथ, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा अल्फोंसो डे अल्बुकर्क का, कि ये सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे गवर्नर आते हैं नीनो दे चुन्हा, जिनको कहते हैं नीनो दे चुन्हा, मैं चूहा से याद रखता हूँ। ये बनाते हैं गोवा को राजधानी, गोवा को कैपिटल बनाते हैं 1530 में। 1510 में अल्फोंसो डे अल्बुकर्क लेते हैं गोवा को यूसुफ शाह से, जो कि बीजापुर के शासक थे, और उसको 1530 में कैपिटल बनाते हैं नीनो दे चुन्हा जी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हुगली और सेंट थॉमस में अपनी बस्ती बनाते हैं नीनो दे चुन्हा। उसके बाद राइट्स ऑन बेसिन एंड ड्यू भी ये करवाते हैं। फिर उसके बाद बहादुर शाह जो गुजरात रूलर थे ना, इन्हीं के टाइम में उनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना बात जान गए हम लोग, इतनी सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्टेस? तो पहली फोर्टेस कहाँ पे बिल्ड किए थे, तो ये समझते हैं हम लोग। देखिए, तो ये बिल्ड किए थे बेसिकली कोचीन में। मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बताया ना कि जो पुर्तगीज थे वो फोर्टेस सबसे पहली बार अल्फोंसो डे अल्बुकर्क के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। उस वक्त वो वाइसराय नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। कब बनाया गया था? तो 1503 में बनाया गया था, ठीक है। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा कंस्ट्रक्टेड द पोर्तुगीज फोर्टेस इन कैननोर एंड अंजीदीव इन 1505। याद रखिएगा, कोचीन में 1503 में, किनके द्वारा? तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। और उसके बाद कैननोर एंड अंजीदीव जो एक जगह है जहां 1505 में बनाया गया था, किनके द्वारा? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के द्वारा। और 1503 में अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया था। सॉरी, अब शायद मैं यहाँ गलत बोल दिया, ठीक है ना। अब चलिए, हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? तो पहले कौन थे? फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। याद रखिएगा इस कीवर्ड को। एग्जाम में हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है, जीएस का कोई पेपर हो ना, उसमें कीवर्ड्स पे का खेल होता है, ठीक है ना। जनरल साइंस मैंने पढ़ाया है, उसमें तो अगर आप कीवर्ड्स पे खेल रहे हो ना, तो आपकी कोई भी बैकग्राउंड है आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो कीवर्ड का खेल होता है, कीवर्ड्स पकड़िए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं पे रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है, ठीक है। एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लेग्यूम्स आ गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे कैसीन आ गया, तो यहाँ पे मिल्क की बात हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को समझना है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? सी ट्रेड सेंटर को पहली बार कौन सी यूरोपियन ने सेटअप किया था इंडिया में? तो बिल्कुल वो थे पुर्तगीज, इसमें कुछ समझना नहीं है। अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज वाज? तो कौन किया गया था? हुगली के पास एक फैक्ट्री बनाया गया था बंगाल में पोर्तुगीज के द्वारा, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1534 एडी में पुर्तगीज जो थे वो परमिशन लेते हैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। कहाँ कहाँ? तो सतगांव में एंड चटगांव में, ठीक है ना। उस वक्त के रूलर जो थे बंगाल के, गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, उनके द्वारा। उसके बाद पुर्तगीज जो है कॉलोनीज सेट करते हैं पूरे बंगाल में। चटगांव, नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ पुर्तगीज मैरिटाइम, वॉज यूज्ड बाय देम
बट इन द 16th century सतगांव डिक्लाइंड एंड वॉज रिप्लेस्ड बाई हुगली. डच बिल्ट अ फोर्ट नेम फोर्ट गुस्तावस इन चिंसूरा. श्रीरामपुर वॉज द मेजर सेंटर ऑफ देंस. ठीक है ना. चलिए, तो याद रखिएगा दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है. एक तो जो फोर्ट गुस्तावस था वो चिंसूरा में था और वो डच की सेंटर थी. और अगर डेंस की बात कर ले हम लोग तो वो श्रीरामपुर में था. ठीक है ना. चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द पौंडीचेरी नाउ पुदुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कह रहा है द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वॉज द पुर्तगीज. ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है ना. सेकंड देखते हैं तो कहता है सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वेयर द फ्रेंच. ये तो बिल्कुल गलत है. फ्रेंच आते ही भाग के सूरत की तरफ गए थे. द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी. ठीक है ना. तो ये भी गलत है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ वन करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए. ठीक है ना. देखिए, कह रहा है द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी एंड टू एक्सर्ट पावर इन इंडिया वॉज द पोर्तुगीज. डच वॉज द सेकेंड यूरोपियन power to occupy Pondicherry. The Britishers also occupied Pondicherry in 1793, but handed it to the French in 1840 under the Treaty of Paris. आपको याद होगा. ठीक है ना. Thus only statement 1 is correct. अब देखिए क्वेश्चन 13 चलते हैं. कहता है हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय. किनके द्वारा था? पोर्तुगीज के द्वारा. तभी तो इनको मार के भगा दिया था ना कासिम खान के द्वारा. ठीक है ना. चलिए, कहते हैं पुर्तगीज यूजेज हुगली एज द बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल 1631 से लेकर 32 तक. कासिम खान वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग शाहजहां रिजीम, फाइनली सबड्यूड एंड इम्प्रिजन थाउजेंड ऑफ पोर्तुगीज. ठीक है ना. चलिए, क्वेश्चन 14 देखते हैं. कहता है हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल. बिल्कुल, दे वेर द पोर्तुगीज. ठीक है ना. चलते क्वेश्चन 15 पे. कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी. मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कौन से थे ये थे आपको फ्रांसिस्को डे अल्मीडा. अब आपको बताना है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा थे, तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है ना. इनके बारे में जान लो. पहले गवर्नर थे और 1505 में इंडिया आते हैं, फिर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनका मानना था ना क्या कि जो भी अरेबियन सी का एरिया है ना, अरेबियन सी का, उसमें पुर्तगीज का सोल पावर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसको खोजे हैं. ठीक है. तो इनका पूरा का पूरा ओशन का पूरा डोमिनेंट इन्हीं का होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई किए. तो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं से रिलेटेड था. फ्रांसिस्को डे अल्मीडा याद रखिएगा. ठीक है ना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा. कैलकाटा के फाउंडर कौन थे? तो ये थे जॉब चारनॉक. चारनॉक जी 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को मैच करके, मिला करके, कंबाइन करके एक बनाए थे कलकत्ता. कौन कौन था वो था एक बार जान लेते हैं. सूतानौती और सुतनौती जिसको कहते हैं कलकत्ता में, इंस्टीट्यूट ऑफ हुगली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश. देखिए, कासिम बाजार फैक्ट्री के चीफ थे. कौन थे? तो जॉब चारनॉक. ये सेलेक्ट किया था सूतानौती, जिसको अभी के टाइम में कलकत्ता कहा जाता है, हुगली की जगह पे स्टैब्लिश करने पे. किस चीज़ के लिए? ब्रिटिश ट्रेड सेंटर. एंड फाइनली ही फाउंडेड कोलकाता इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज. ठीक है. चलिए, हु फाउंडेड कलकत्ता. तो फिर से क्वेश्चन सेम, जॉब चारनॉक. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कह रहा है विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अब इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया IAS प्रीलिम्स 2003 में. समझते हैं. कहता है द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499. ये तो कोई भी बता देगा. नहीं भाई, 1510 में कैप्चर किया था यूसुफ शाह से. ठीक है ना. बीजापुर के जो शासक थे. उसके बाद इसको 1530 में कैपिटल बनाया गया था. कैपिटल बनाया गया था नीनो डे चुन्हा के द्वारा. और 1510 में कैप्चर किया गया था बाय द अल्फेंसो डे अल्बकर्क, जिसको हम लोग रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया कहते हैं. तो हमारा पहला ही आंसर मिल गया. हमें तो लुक नो फर्दर वाला ऑप्शन है, लेकिन हम लोग आगे ऑप्शंस देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग लर्न कर रहे हैं. कहते हैं द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633. बिल्कुल ये भी करेक्ट है. ठीक है ना. चलिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एक बात मुझे बताइएगा, डुप्लेक्स जो थे ना, उनको कुछ और भी कहा जाता था. अगर आपको याद हो डुप्लेक्स को, कोई एक पॉलिसी इनका बहुत पॉपुलर था, तो एक बार आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है ना. चलिए, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. याद रखिएगा, कंपनी की बात हो रही है, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है ना. टू ट्रेड विथ इंडिया वेयर. तो पहले कौन थे? डच थे. ठीक है ना. देखिए, कंपनी बहुत तरीके की होती थी. एक तो गवर्नमेंट ऑन्ड होती थी, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी मिलके बनाती थी. एक होती थी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बॉडी. ठीक है ना.
एक में प्राइवेट प्लस प्राइवेट बॉडी होती थी, ठीक है ना, उस वक्त भी की भी मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द डच स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे डच ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया था? तो वो था आपको, देखो, नागापट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम ये भी था, सूरत, बहरौच, आगरा ये भी था, कोचीन, अहमदाबाद, पटना तीनों था। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप कहोगे कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कोर पीसीएस में जा रहे हो, जैसे यूपी पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं ना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना जाए, 50 से 60% जाए, इसलिए वो क्वेश्चंस को बहुत अजीब वियर्ड सेट करते हैं। जैसे आपको कभी कभी याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस क्या था, कहाँ पे वो पहले आए थे, फिर उसके बाद फैक्ट्री उनकी कहाँ बनी थी। तो आप अगर आप लगता है कि आपको 1-2 मार्क्स बहुत मैटर करता है आपके कट ऑफ में, प्रीलिम्स से कट ऑफ में, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए ट्रेडिंग सेंटर जो स्टेब्लिश किया गया था डच के द्वारा इंडिया में, कहाँ कहाँ, तो नागापट्टिनम में 1658 में, चिंसूरा में 1653 में, मछलीपट्टनम में, इसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, 1605 में, सूरत 1616 में, आगरा 1621 में, कोचीन 1663 में, पटना 1638 एडी और 1632 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है तो बिहार ओरिएंटेड है, लेकिन हाँ नेशनल क्वेश्चन है, आप आराम से 1632 टिक करना, ठीक है ना। चलिए, और 1632 में ही खुलती है और 1632 में ही बंद हो जाती है इनकी कंपनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। बिल्कुल गलत। द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, दिस इज करेक्ट। डच जो है वो डिफीट कर देते हैं पोर्तुगीज को और वहाँ बिल्ड करते हैं फोर्ट विलियम्स। एक और फोर्ट विलियम्स था जो कि 1700 में बनाया गया था, वो कहाँ पे, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है। द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट इन डच कॉलोनी बिफोर द, बिल्कुल ये भी गलत है। द मॉडर्न कोची नेवर बिकम ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, ये भी गलत है। सो हमारा ऑप्शन सिर्फ बी सही है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची इन 1663। कोची वॉज इंक्लूडेड एज द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम इन 1814। दस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। तो देखिए, पहली बात, इंडिया में यूनिटी नहीं था, नेशनलिज्म की कमी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, बिल्कुल वो ज़्यादा ट्रेंड थे, उनके पास ज़्यादा आर्टिलरीज थी, वेपन्स था, ठीक है ना, जिससे वो ईजिली लड़ सकते थे, और तो ये भी करेक्ट है। इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, कंसिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस, बिल्कुल पैसे की कमी, पॉवर्टी, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो उनके पास कुछ कमी, जिसकी वजह से उनको जहाँ पे उनको अच्छा मिलता वहाँ पे वो सर्व करते, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। तो ऐसी कौन सी पहली ब्रिटिश कंपनी थी जो कि पहला चार्टर मिला था? तो याद रखिएगा उस कंपनी का नाम था लेवेंट कंपनी। लेवेंट कंपनी जो पहली कंपनी थी जिसको मिला था पहला चार्टर, किस चीज़ का, एक परमिशन था ट्रेड इन इंडिया के लिए, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द लेवेंट कंपनी हैड गॉट अ चार्टर फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया बाय लैंड रूट्स। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू द कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडियाज परमिटिंग बाय सी रूट ऑन 31 December 1600. This company extended a trade with the merger of new company in 1709 as the new name of United Company of Merchants of England trading to the East Indies. याद रखिएगा, ये नेम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। यूनाइटेड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज विच वॉज लेटर नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, जिसको हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंपेयर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लंदन में, उस वक्त कब, लगभग 1600 जैसे 1599 के पास, उस वक्त कौन था इंडिया का इंपेरर? तो बिल्कुल अकबर था। याद रखिएगा, कभी कभी लोग जोश में कुछ और मार देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि जब उनको परमिट किया गया, परमिशन दिया गया, तो कौन थे, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां, ये हो सकता है। लेकिन अकबर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी 1599 से लेकर 1600 के वक्त में, तब अकबर यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है ना। सम मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ जनरल मीटिंग इन लंदन इन 1599 प्रिसाइडेड ओवर बाय द लॉर्ड मेयर।
Plans were prepared for trading with Eastern Island, and a company for the fulfillment of this purpose was formed, named as Governor and Company of Merchants of London Trading East India Companies. At the time, Akbar was the emperor of India, 1556 से लेके 1605, ठीक है ना. During the time of which Mughal emperor did the English East India Company establish the first factory. अब देखिए पहले फैक्ट्री की बात हो रही है, अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही थी, वो थे जहांगीर. क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, आईएएस प्रीलिम्स 2009 में, आईएएस प्रीलिम्स 2008 में, ठीक है ना. तो याद रखिएगा, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो स्टेब्लिश की थी पहली टेम्पोररी फैक्ट्री कहाँ पे, कब, किनके समय में, तो वो मुगल एम्पेयर जहांगीर थे. कहाँ पे, तो मसूलीपट्टनम में. याद रखिएगा, टेम्पोररी फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, कब, तो 1611 में. पहली परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री की बात करें तो सूरत में बनाया गया था 1613 में. याद रखिएगा, टेम्पोररी फैक्ट्री की बात करें तो मसूलीपट्टनम, परमानेंट फैक्ट्री सूरत 1613, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613. तो 1613 कहाँ, तो सूरत में. याद रखिएगा, ये परमानेंट फैक्ट्री थी, ठीक है. टेम्पोररी मसूलीपट्टनम में 1611 में, ठीक है ना. चलिए तो देखते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे ना, वो रीच करते हैं मुगल कोर्ट, कहाँ पे, तो सूरत से 1608 में. लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं परमिशन लेने में, ठीक है ना. उनको एक फैक्ट्री सेटअप करना था सूरत में 1608 में, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं. क्यों, क्योंकि पोर्तुगीज़ का एंटागोइज्म, कैप्टन मिडिल्टन लैंडेड एट सॉली नियर सूरत एंड सक्सेडेड इन गेटिंग परमिशन टू ट्रेड बाय मुगल गवर्नमेंट. देखिए क्या होता है ना एक्चुअली में, कि जो पहले पहुंच गया, जो थोड़ा सा बटरिंग कर दिया और दिखा दी, कुछ गिफ्ट विफ्ट दे दिया, उनको वो एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है ना. तो वहाँ पे पुर्तगीज़ की मोनोपोली एक तरीके से चल रही थी सूरत पोर्ट पे, ठीक है ना. कंसिक्वेंटली द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ए परमानेंट फैक्ट्री इन 1613, ठीक है. दे एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज इन अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर एंड आगरा, ठीक है ना. तो एक्चुअल में 1613 में इनका परमानेंटली सेट होता है सूरत में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. कहता है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, ठीक है ना. तो अगर हम लोग बात करेंगे पहले क्वार्टर 17th सेंचुरी की, ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ पे सेटअप किया गया था फैक्ट्रीज, ठीक है ना. देखिए एक चीज़ समझ लेते हैं कि फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया था ना पहले क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में, ठीक है ना, दैट इज 1601 से लेके 1625 या 30 तक मान लो, ठीक है, 50 भी मान लो, क्वार्टर तो वैसे कह सकते हो, ठीक है ना. तो आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरोच 1619 में, मतलब पहले क्वार्टर का मतलब 1625 ही हुआ, ठीक है ना. मसूलीपट्टनम में 1611 में, और अरमांगांग में 1626 में. हरिहरपुर, बालेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में है, 1633 में, एंड हुगली इन 1651. देखिए क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है तो थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बरोच हो जाएगा, क्योंकि 1619 में अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरोच. एक काम कीजिएगा, कम से कम ब्रिटिश, पोर्तुगीज़ एंड फ्रेंच, इन तीनों के कंपनी का कहाँ कहाँ कंपनी खुली थी इसको मैप पे लोकेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है. द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे खुला था पहली फैक्ट्री. तो देखिए परमानेंट फैक्ट्री की अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन होना तो परमानेंट फैक्ट्री ही समझना है, तो वो सूरत में खुला था 1613 में, ठीक है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट सॉली. सॉली का जो युद्ध हुआ था ना, सॉली में, वहाँ पे कौन से ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो डिफीट किए थे पोर्तुगीज को, वो थे आपको थॉमस बेस्ट वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु डिफीटेड पोर्तुगीज एट सॉली, ठीक है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत. ऐसे कौन सी कंपनी थी. अगर परमानेंट कंपनी की बात करें तो वो इंग्लिश थी, ब्रिटिश थी, ठीक है ना. चलिए, और डच की बात करें, देखिए ब्रिटिश 1613 थी, 1613 में परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करती है सूरत में. उसके बाद डच आते हैं, डच 1616 में करते हैं, और फ्रेंच 1668 में. याद रखिएगा इन तीनों का. अगर हम लोग ब्रिटिश की बात करें तो 1613 में, अगर हम लोग डच की बात करें तो 1616 में, 1668 में फ्रेंच सेटअप करते हैं, कहाँ पे, तो सूरत में, ठीक है ना. चलिए, अब कह रहा है, अब देखिए एक बात मेरे को बताइएगा, 1600 में ही वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो रही थी. फैक्ट्रीज एक, आप ये नहीं समझिए कि इंडस्ट्री थी, ठीक है ना. यहाँ पे वो लोग ट्रेडिंग के लिए एक ऑफिस बनाते थे, ठीक है, एक तरीके का गोदाम था. तो लेकिन आप समझ सकते हैं ना क्यों अभी भी सूरत इतना डेवलप्ड है, क्योंकि पोर्ट्स हैं वहाँ पे, ठीक है ना, नेचुरल पोर्ट्स हैं, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन 32 कह रहा है, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू सेटअप फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट. बिल्कुल, वो तो सूरत में. आसान क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम. किन से लिया गया था, तो पोर्तुगीज से लिया गया था. ये डावरी में मिला था, ठीक है ना. याद रखिएगा, डावरी गिफ्ट था. बॉम्बे दिया गया था एज ए डावरी गिफ्ट
किनको, तो पुर्तगीज़ के द्वारा दिया गया था ब्रिटिश, ठीक है ना। जब HM चार्ल्स टू द किंग ऑफ इंग्लैंड मैरिड कैथरीन ऑफ बर्गेंजा जो थी वो प्रिंसेस थी पुर्तगाल की, और कब शादी किए थे 1661 में, और इनको एज ए डॉरी गिफ्ट दिया गया था बॉम्बे। समझ लीजिए क्या डॉरी मिलता था उस वक्त, ठीक है ना। अब देखिए, चार्ल्स टू गेव बॉम्बे टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 10 पाउंड एनुअल रेंट इन 1668। अब चार्ल्स टू जो जिनको मिला ये डॉरी में, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे दिए। आखिर वो लेके भी क्या करते हैं, पूरी की पूरी बॉम्बे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 34 कह रहा है विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। तो ऐसे कौन से इंग्लिश गवर्नर थे जिनको औरंगजेब ने एक्सपेल्ड किया था? वो थे सर जॉन चाइल्ड, ठीक है ना। जिनको औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था वो थे सर जॉन चाइल्ड। देखिए, द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे सर जॉन चाइल्ड cordoned off Mughal ports of Bombay and west coastal areas in 1688 and tried to capture Mecca pilgrims। देखिए, एक पिलग्रिम्स याद रखिएगा एक चीज़ कभी भी, कि एक तो जॉन चाइल्ड जो थे उनको लगने लगा कि अब हम थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है ना। मुगल के पोर्ट्स जो था उनको ये लोग एक तरीके से एक्सेसिवली यूज़ करने लगे, टैक्स कम देने लगे, टैक्स ना के बराबर देने लगे। उसके बाद जो मेक्का पिलग्रिम्स जो थे, जो मक्का मदीना जाते हैं, उनको ये लोग कैप्चर करने लगे, ठीक है ना। इसकी वजह से औरंगजेब जो हुआ वो ऑर्डर किए भगाओ इनको कैसे भी इंडिया से, ठीक है ना। उसके बाद में फिर पीस हुआ, नेगोशिएशन हुआ, ठीक है ना। तो पैर पे झुक के वो मुगल से माफ़ी मांगे। देखिए, बहुत कनिंग है, ब्रिटिशर्स बहुत कनिंग थे, याद रखिएगा। देखिए, रीज़न होता है ना, अब देखिए मुगल्स हमारे खुद के थे, ठीक है ना। उनको हमारे इंडिया में रहना था, उनको यहीं पे सर्वाइव करना था, उनकी पूरी ज़िंदगी यहीं चलने वाली थी। ब्रिटिशर्स कहीं और से आए थे, वो आए थे लूटने के लिए, ठीक है ना। तो जब तक कोई अपना घर नहीं बनाना चाहेगा ना कहीं पे, तब तक वो उसको कभी भी ढंग से नहीं रख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कैर्नेटिक वॉर। अब अगर कैर्नेटिक वॉर की बात करें तो सबसे इमीडिएट कॉज क्या था? देखिए, सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल ही रहा था, लेकिन ये इमीडिएट नहीं था, ये ना बहुत लॉन्ग रन का था, ठीक है, लॉन्ग रन का था। लेकिन इमीडिएट किया जाए ना तो वो लोग क्या करते हैं, एक फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, वो इमीडिएट कॉज था। तो ये हो गया इमीडिएट कॉज, ठीक है ना। और ये था लॉन्ग रन कॉज था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 44 बीपीएससी में पूछा गया। बहुत लोग जल्दबाजी में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन मार देंगे, लेकिन आराम से रुक के सोचिए, इमीडिएट कॉज कह रहा है, ना कि आपको नॉर्मल कॉज कह रहा है, ठीक है। अब पहली जो कार्नेटिक वॉर हुई थी 1746 से लेकर 48 के बीच में हुई थी, ठीक है ना। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इसे कहते हैं। और इन द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही आके वो लड़ रहे थे, यूरोप में भी इनका आपस में लड़ाई चल ही रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल ही रहा था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और जो पहला युद्ध होता है उसमें कहाँ पे होता है, तो नियरली अडयार रिवर के पास में। यहाँ पे ट्रीटी कौन सा होता है? ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना। ट्रीटी होता है एक्सले चैपल, जो कि 18 अक्टूबर 1748 में होता है। और इसके बाद जो होता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड करता है, और ब्रिटिश जो है वो फिर से मद्रास को रीऑक्युपाई कर लेते हैं, याद रखिएगा। और आगे हम लोग कार्नेटिक वॉर को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, कार्नेटिक वॉर किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब थोड़ा सा कार्नेटिक वॉर्स के बारे में जान ही लेते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहला कार्नेटिक वॉर जो लड़ा गया था ना वो 1746 से 1746 से लेकर 1748 तक लड़ा गया था, ठीक है ना। बेसिकली इसका रीज़न था सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में चल रहा था, ठीक है ना। और फाइनल जो इसका वर्डिक्ट और एक तरीके से आप समझ सकते हो परिणाम क्या हुआ था, तो यहाँ पे एक्सला चैपल की संधि हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो कुछ थे, देखिए दो लड़ने वाले थे, डुप्ले थे, और उनके साथ कौन लड़ रहे थे? मोर्श लड़ रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे इसी में कैप्टन पैराडाइज फ्रांस की तरफ से, और एक अनवरुद्दीन थे, वो कर्नाटक के वो थे, उन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर, ठीक है ना। तो ये 1749 से लेकर 1754 के बीच में चला था, जो लगभग 5 साल तक चला था, ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था, और इसी बीच में 1749 में अंबार की लड़ाई हुई, डुपिले फिर से आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ 2 केस था, हैदराबाद से नासिर जंग, और देखिए हैदराबाद से 2 लोग, एक नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग लड़ रहे थे अंग्रेज की तरफ से, मुजफ्फर जंग लड़ रहे थे फ्रांस की वजह से। हालांकि आपको ये याद नहीं रखना है, बट फिर भी सुन लीजिए। कर्नाटक से अनरुद्दीन जो अंग्रेज की तरफ से थे, ब्रिटिश की तरफ से थे, और चंदा साहिब जो थे वो फ्रेंच की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है ना। अब चलिए थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात कर लेते हैं। 1758 से लेकर 1763 तक चला था।
ये 7 साल तक चला था लगभग, ठीक है ना। और बेसिकली पेरिस की संधि, यहाँ ट्रीटी ऑफ पेरिस इसमें होता है, ठीक है। फ्रांस गवर्नर इसमें जो लड़ रहे थे, पार्ट ले रहे थे, वो थे लाली। और वांडीवर्स का युद्ध 12 जनवरी 1760 में ये वो हुआ था। अब पेरिस के शहर में इसकी ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, बैटल ऑफ वांडीवर्स जो था वो 12 जनवरी 1760 में कंक्लूड हुआ था। और ब्रिटिश की तरफ से थे आयरकूट एंड कैप्टन लाली थे फ्रांस की तरफ से, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कैनेटिक वॉर्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए अब यही जैसे मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला कैनेटिक वॉर इंडेड ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो पेरिस वाला तो तीसरा था ना, ये तो आपको पता होगा ना। तो ये जो था वो थर्ड कैनेटिक वॉर था, ठीक है। तो थर्ड तो ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट कैनेटिक वॉर में क्या होता है, माना जाता है ये चीज़। अच्छा एक और देख लेते हैं, डीवी तो होगा, हाँ, फर्स्ट मैसूर वॉर, ठीक है। देखिए पहला कैनेटिक वॉर आपको मैंने ऑलरेडी बताया एक्स-ला-चैपल से खत्म हुआ है, ठीक है ना। थर्ड कैनेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस, और सेकंड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये तो आपको पता होगा। लेकिन सेकंड जो कैनेटिक वॉर था ना वो इनकंक्लूसिव था, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिसीजन निकल नहीं पाया था, ठीक है ना। और पहले मैसूर वॉर में ब्रिटिश लॉस्ट किए थे, किससे, मैसूर लड़ा गया था हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। याद रखिए टीपू सुल्तान सेकेंड वॉर में आते हैं, पहले में हैदर अली लड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो ए फर्स्ट कैनेटिक वॉर, तो पहला कैनेटिक वॉर जो था वो एक्स-ला-चैपल पे खत्म हुआ था ना, एक्स-ला-चैपल फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 4, ए का 4 आप यहीं पे देख लो, एलिमिनेट तो आपसे यहीं पे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब देख लेते हैं। फर्स्ट कैनेटिक वॉर इंडेड ट्रीटी एक्स-ला-चैपल, थर्ड कैनेटिक वॉर इंडेड ट्रीटी ऑफ पेरिस, मैंने आपको बताया ना, पहला हुआ था एक्स-ला-चैपल, ठीक है ना, दूसरा पौंडीचेरी, तीसरा पेरिस, ठीक है ना, जो बैटल ऑफ वांडीवर्स के साथ कंक्लूड हुआ था। पहला मैसूर वॉर में ब्रिटिश लॉस्ट किए थे। सेकंड कैनेटिक जो इनकंक्लूसिव रहा था, ये भी याद रखिएगा, पौंडीचेरी की ट्रीटी हुई थी लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं निकला था वहां पे, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन 38 कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो कहता है द फर्स्ट कैनेटिक वॉर वाज एंडेड, द फर्स्ट कैनेटिक वॉर वाज एंडेड, बिल्कुल। द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। और पहले के साथ ही एक्स-ला-चैपल होता है 1748 में, ठीक है। क्वेश्चन 39 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो पहले ऐसे कौन से पहले यूरोपियन थे जिनको ना एक्सपेंशन की बात दिमाग में आई थी, मतलब चलो ठीक है, ट्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट, अब हमें थोड़ा सा एक्सपेंड भी करना है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी चाहिए हमको, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले जो यूरोपियन थे ना वो थे ड्यूप्लेक्स। याद रखिएगा डुप्लेक्स काफ़ी, एक तरीके से समझिए ना, डुप्लेक्स जो थे ना वो काफ़ी एक तरीके से टैलेंटेड थे, मतलब इनके पास कैपेसिटी फुल ऑफ पोटेंशियल, याद रखिएगा, ठीक है ना। डुप्लेक्स जो थे ये इनिशिएट किए थे टैक्टिक्स विच वाज लेटर अडॉप्टेड बाय इंग्लिश टू कन्क्वेयर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इट देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने आपसे पूछा ना डुप्लेक्स ऐसा कुछ अप्लाई किए थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो अप्लाई किया था सब्सिडियरी अलायंस, उस वो शायद एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब पहली बार डुप्लेक्स का ही आइडिया था कि कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 पे कह रहा है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच स्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री फ्रेंच की कहाँ पे लगी थी, वो सूरत में लगी थी, याद रखिएगा, ठीक है। कब, तो 1668 में, 1664 में वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं और 1668 में अपनी वो फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ, तो वो उस वक्त किंग लुइस 14 थे। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बन रही थी तो उस वक्त के जो किंग थे ना वो थे लुइस 14, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, तो फ्रेंच कंपनी इन इंडिया के जो फाउंडर थे वो थे कोलबर्ट। कोलबर्ट वाज द वन हु हैज फाउंडेड द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो कंपनी, अब देखिए फ्रेंच कंपनी का नाम क्या था, कैंपेन डे इंडेस ओरिएंटलास, यही कहते थे फ्रेंच की कंपनी को। वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलबर्ट इन 1664, फिर 1668 में इंडिया आती है, सूरत में आके अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं ये लोग, ठीक है ना। और कोलबर्ट को ही कहा जाता है फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कहते हैं द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डच। अब कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो बंगाल में सेटअप किया गया था और एस्टेब्लिश किया गया था डच के द्वारा, देखिए वो था आपको चिंसूरा एज वेल एज हुगली, दोनों किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर नन होगा, ठीक है, मतलब मोर देन वन है तो ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा ना, ठीक है। अब देखिए द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन साइड में फ्रेंच जो है वो अपने पावर को स्टेब्लिश करने में फेल क्यों कर जाते हैं, ठीक है ना।
पहला ऑप्शन है ड्यूप्लेक्स वॉज नॉट ए कैपेबल जनरल, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ड्यूप्लेक्स वॉज मोर देन कैपेबल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड था, ठीक है ना। फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए कह रहा था इंग्लिश हैज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, यस दिस इज करेक्ट, बिल्कुल इंग्लिश के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी था, सेटअप अच्छा था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा था फ्रेंच वे आर नॉट लाइक्ड बाई इंडियंस, ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये कोई रीजन नहीं हो सकता, तो इंग्लिश भी तो नहीं लाइक किया जाता था इंडियंस के द्वारा। पौंडीचेरी वॉज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, पौंडीचेरी भी था एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब देखिए सबसे बड़ा मेन अगर कॉज देखा जाए ना फ्रेंच फेलियर का इंडिया में, तो उनकी नेवल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर थी। तो ऐसा क्यों हुआ था कि जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन चल रहा था ना यूरोप में, उसकी वजह से इनकी नेवी जो थी वो काफ़ी बिजी हो गई थी उधर और बहुत बेकार स्थिति में पहुंच गई थी, ठीक है ना, क्योंकि ये वॉर बहुत लंबा चला था, 7 साल तक, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। तो बताना है आपको सीक्वेंस, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर एंट्री फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए यूरोपियन पावर की एंट्री बताना है, ठीक है ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, पी डी, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, दानिश, फ्रेंच, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम, पोर्तुगीज सबसे पहले, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, फोर्थ आंसर, ऐसे ही देख के टिक मारो, आगे बढ़ो, ऑप्शन 4 ही हो जाएगा आपका, क्लियर है, मतलब ऑप्शन बी ही हो जाएगा, फर्स्ट से ही आपको आंसर मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं इंग्लिश, फिर आएंगे आपको डच, फिर आएंगे इंग्लिश, फिर फ्रेंच, ठीक है ना। देखिए पहले आते हैं यूरोपियन में पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, दानिश, फिर फ्रेंच, ठीक है ना। अब हम लोग उनकी कंपनी के स्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो पुर्तगीज कंपनी 1498 में बनी थी। फिर आपको अगर डच कंपनी की बात करें तो 1602 में, गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, वो 1600 में बनी थी, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करें डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तो 1616 में बनी थी। फिर आपको ओरिएंटलास मतलब फ्रेंच की कंपनी की बात करें 1664 में बनी थी और 1668 में इंडिया आई थी सूरत, ठीक है ना। चलिए कह रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है। अब कह रहा है मैच करने को करेक्ट आंसर से, तो पौंडीचेरी, देखिए पौंडीचेरी, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, दानिश, डेंस, ठीक है ना। तो ये आपको कह रहा है पहला, देखिए पौंडीचेरी जो होगा वो फ्रेंच का था, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें गोवा, तो आपको पता है गोवा किन्होंने वो किया था, गोवा को कैपिटल कौन बना था, नीनो दे चुना, तो वो कौन थे, पोर्तुगीज थे, ठीक है ना। यूसुफ आदिल शाह से लिया गया था किनके द्वारा, ये आप बता दो, अल्बुकर्क के द्वारा, अल्फांसो डे अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में। 1530 में इसको गोवा कैपिटल बना दिया जाता है बाई नीनो दे चुना के द्वारा, ठीक है ना। तो ये तो पता चल गया आपको, बी का 3 होगा, ये पता चल गया, मतलब आंसर तो यही मैं श्योर हो गया हूं कि आंसर मेरा ए होने वाला है, ठीक है, ठीक है। पौंडीचेरी फ्रेंच, बिल्कुल। आप देख लीजिए चैंक्यूबार, अगर हम लोग बात करें तो ये दानिश डेंस का सेंटर हुआ करता था। बाद में सदारस की बात कर ले, सदरस की, तो डच की हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट सोरा। देखिए सोरा क्या होता है, इसको गन पाउडर भी कहते हैं। सॉल्ट पिटर, KNO3, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है ना, पोटासियम नाइट्रेट। तो इसको ना गन पाउडर बनाने में यूज करते थे। और बेसिकली क्या होता था, देखो बिहार के कुछ फार्मर्स थे ना, ये बिहार में बहुत मिलता है, ठीक है ना, तो इसको लेके सेल करते थे असम वाले रीजन में, ठीक है ना। तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है ना, तो सोरा का व्यापार और बढ़ जाती है, और ये कौन से रीजन में मिलता है, तो ये बिहार के रीजन में मिलता था, ठीक है। बेस्ट सेरा सॉल्ट पिटर वहीं मिलता था, KNO3। अब देखते हैं क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, ओपियम एंड सोरा, दोनों बिहार, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। क्वेश्चन 49 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ए ट्रेडर्स। तो सबसे लास्ट कौन आए थे, 1668 में आए थे, सॉरी 1664 में अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे, फिर 1668 में इंडिया आए थे। सबसे लास्ट कौन थे, तो फ्रेंच थे, ठीक है। पुर्तगीज आपको पता है 1498 में, इंग्लिश 1600, डच 1602 में, इंग्लिश लगभग 1600 में, फ्रेंच 1668 में। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन 50, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। कुछ क्वेश्चन दे रखा है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंग्लिश के द्वारा सेटअप किया गया था। तो देखिए जो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब जिस तरीके का सॉइल होगा
जैसे क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जनरेट होंगे वहाँ पे, उस तरीके से उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ना शेरशाह सूरी के समय में ही किया जाता था और अकबर के समय में, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं थे, सबसे पहले उनके द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। अब अगर बात कर ले यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ठीक है ना, तो ये भी ऑलरेडी मुगल्स यूज कर चुके थे इसको। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज बेसिकली लाया गया था पोर्तुगीज के द्वारा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इंग्लिश के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपको आंसर नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 पे क्या कह रहा है? कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर, विथ रेफरेंस टू द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। ब्रिटिश की सक्सेस इन इंडिया एंड फ्रेंच की फेलियर, सबसे बड़ा कॉज क्या कह सकते हैं, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश। बिल्कुल, बंगाल में एंट्री लिए, बंगाल को जीते, जितना ज़्यादा उनको, जैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ मान लीजिए, बैटल ऑफ पलासी, आप समझ लीजिए एक बार उनका डील हो गया ना बंगाल में, उसके बाद वो खुद इतना वेल्दी हो गए, इतना मैन पावर मिल गया कि अब मुश्किल था कि उसको फ्रेंच हरा पाए उनको। और आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था ना यूरोप में, उसकी वजह से नेवल जो सुपीरियरिटी थी ना फ्रेंच की बहुत खराब हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश की नेवल आगे निकल गई थी और आराम से जीत रहे थे उनसे, ठीक है ना। तो 1 और 2 यहाँ दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए ये था हमारा चैप्टर 1 जिसमें हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को देखें। मेरी डेली शेड्यूल चल रही है, आप उसको भी देख सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी घटना चक्र की जनरल साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करा रखा है। जल्दी मैं इसकी पूरी फिनिश कर दूंगा, 1-2 वीडियोस बचे होंगे किसी कुछ आपको ये यूपीएससी के हर एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में एंड एज वेल एज ईपीएफओ में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू।